बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का नेक्स्ट पीरियड हम ले रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म, यानी दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो कितने टाइप के हैं। वैसे तो आप जब टैक्सॉनमी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पीशीज़ और हज़ारों लाखों की तादाद में जानवरों की टाइप्स और जानदारों की टाइप डिस्कस होगी, लेकिन यहाँ पर हम दरअसल सेल की बुनियाद पर, ठीक है, हम 3 टाइप के ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर रहे हैं। यूनिसेल्यूलर, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, सही है, जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है और वो उस सेल पर मुश्तमिल होकर अपनी पूरी लाइफ और सारे फंक्शंस अंजाम दे रहे होते हैं। और दूसरी जो टाइप के ऑर्गेनिज़म है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म, यानी ये एक सेल पर मुश्तमिल जानदार बहुत सारे मिलकर एक मजमूई तौर पर एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, सही है, और ये हमेशा कॉलोनी ही की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये एक अलग से होते तो ये भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन एक अलग से कोई भी जानदार, पौधा हो या जानवर हो, वो अलग से नहीं रहता, बल्कि वो हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म, ठीक है। और तीसरे किस्म के जानदार हैं मल्टी सेलुलर, यानी जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर जिनका बॉडी बनता है उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं, उनको सेल की बुनियाद पर हम 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज़म, जो ऐसे ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और दूसरे टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो हैं कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज़म, जो दरअसल बहुत सारे ग्रुप्स की शक्ल में वो एग्जिस्ट करते हैं, होते वो भी यूनिसेलुलर भी होते हैं उसमें, और लेकिन वो कभी भी इनफरादी तौर पर एक जगह नहीं होते, बल्कि वो सब के सब मजमूई शक्ल में जो है एक जगह पर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज़म। और तीसरे टाइप के हैं मल्टी सेलुलर, यानी वो जानदार जिनके जिस्म एक से ज़्यादा खलियों से मिलकर बनते हैं, तो मल्टीपल सेल उसमें जो मौजूद होते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ठीक है। यानी एक सेल पर मुश्तमिल नहीं, बेशुमार सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो आपकी किताब के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर के लिए एग्जाम्पल दी गई है अमीबा की, ठीक है। मैं आपको अमीबा समझा देता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं पहले यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर बहुत हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ हैं जो यूनिसेलुलर हुआ करते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है जो कहाँ पाया जाता है, ये तालाबों में पाया जाता है जहाँ पानी ठहरा हुआ हो, ठीक है। जहाँ पे भी पानी खड़ा हो जाएगा तालाब की शक्ल में, वहाँ पर बहुत सारे अमीबा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.25 मिलीमीटर के बराबर इसका साइज़ होता है। और अगर हम इसको लिखें आपके सामने, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, वो कहाँ पाया जाता है, शैलो पाउंड्स में। दूसरी बात, इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.25 मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा होता है, सही है। हम यूनिसेलुलर में किसकी मिसाल पढ़ रहे हैं, अमीबा की। और इसका शेप इरेगुलर होता है, ऐसे आप शेप ऐसे मिलेगा आपको ना,
कभी ऐसा होगा, कभी दूसरे साइड पे हो जाएगा, कभी इसकी ये जो सूडोपोडियाज होते हैं, ये सारे के सारे जो इसकी उंगली नुमा साख्त जो बाहर निकली हुई, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। और ये जो है वो इसी की वजह से ये हरकत करता है, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो शेप इसका जो है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी शेप इसका हरकत की वजह से डिफरेंट जो है वो होता रहता है। ठीक है। और ख़ास बात इसकी क्या है, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इज मूव टू मॉलिक्यूल एंड प्रोटेक्ट्स साइटोप्लाज्म। इसके यहाँ पर जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी इसके चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यानी जो लिक्विड भरा हुआ है जानदार वाला, इस साइटोप्लाज्म को यही सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, नंबर 1। अगली बात ये है कि ये इसके साइटोप्लाज्म जो अंदर भरा हुआ है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक ये बिल्कुल बैरूनी जो सतह है इसकी साइटोप्लाज्म की, ये जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती है, यानी शफ़ाफ़ होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला बाहर वाला हिस्सा होता है इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एक्टोप्लाज्म। और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये जो हिस्सा है शफ़ाफ़ है, क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं आप इसको ना। और ये जो अंदर वाला हिस्सा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इसमें कलर हो सकता है, मैला हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा बाहर वाला है जो इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दरअसल बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा जी। और दूसरा ये है कि इसमें न्यूक्लियस होता है एक। ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्यूल्स, गाल्जी बॉडीज़, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ये हम अभी अगले चौथे चैप्टर में बहुत डिटेल के अंदर एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो उस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सारे जो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फूड वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और जिस चीज़ से ये हरकत करता है इसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, PSEUDO, और पोडिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तारुफ कराया है मिसाल के तौर पर। कौन से ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर रहे हैं हम, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को, जिसकी मिसाल क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये एक सेल पर मुश्तमिल जानवर है, आम आँख से दिखाई नहीं देता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमने मिसाल, दूसरा जो टाइप था हमारा वो क्या था, यूनिसेलुलर के बाद कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म। कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज़म वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। इसकी जो मिसाल आपके पास दी गई है आपकी किताब में वो है वॉल्वैक्स। सही है, वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स जो है बुनियादी तौर पर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। मैं इसकी तस्वीर भी आपको जो है वो दिखा दूंगा। सबसे पहले इसको पुराने ज़माने में एलजी समझा जाता था, अलग से इनफरादी तौर पर हम समझते थे ये एलजी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एलजी नहीं है, बल्कि इसको मिल के रहने वाला जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म कहा गया है, जिसका नाम है वॉल्वॉक्स। सब ठीक है, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। ईच वॉल्वॉक्स सेल हैज़ 2 फ्लैजेला। सही, इसकी भी शक्ल फ्लैजेला इसमें होते हैं, यानी ये आपके पास वॉल्वॉक्स है, इसमें 2 जो है वो फ्लैजेला निकले होते हैं।
इसके अंदर भी वही होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। असल में ये पौधा है बुनियादी तौर पर ना, तो इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पौधे की खासियत है कि उसमें उसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफाइल भी होता है जो ग़िज़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये जो वॉल्वॉक्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर पौधे होते हैं और अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। ये इनका फ्लैजेला होता है। ये फिर क्या करते हैं, सब इस दायरे की शक्ल में सारे वॉल्वॉक्स जो है वो एक एक करके एक दूसरे से फ्लैजेला के तहत जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक बड़ा सा एक कॉलोनी बना लेते हैं। अगर आप किताब में देखें अपनी तो इस तरह से कॉलोनी है। ये एक वॉल्वॉक्स की पूरी जो है वो कॉलोनी है। इसके अंदर भी वॉल्वॉक्स हैं और इसके साइड के ऊपर भी सारे मिलकर जो है वो बने हुए हैं। इसी तरीके से ये पूरी एक कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें होता है। ये ख़ुद से ग़िज़ा बनाते हैं और जहाँ ये मौजूद होते हैं उसके लिए अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए कि जब ये ग़िज़ा बनाते हैं तो ये ग़िज़ा वहाँ पे मौजूद जानवरों को इस्तेमाल होती है और ये ग़िज़ा बनाने के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, जिसके नतीजे में पानी के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। वो ऑक्सीजन मछलियों और दीगर जानदारों के लिए अहम ज़रूरत होती है उनकी। इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते। तो ये थी आपकी दूसरी मिसाल जो आपकी किताब में दी गई थी, किसके बारे में, कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म के बारे में। और तीसरे टाइप के ऑर्गेनिज़म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। मल्टी सेलुलर ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म की मिसालें तो बहुत हैं। इंसान, जानदार, पौधे, जो बहुत सारे खलिए पर मुश्तमिल होता है जिनका जिस्म। आपकी किताब में उसकी मिसाल दी गई है फ्रॉग। ठीक है, यानी एक मेंढक जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है और मेंढक के अंदर सेल्स मिलकर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम, ये पूरा निज़ाम मल्टी सेलुलर का बेहतरीन जो आप देख सकते हैं एक छोटे से जानवर में, वो है फ्रॉग। फ्रॉग को अगर आप डाइसेक्ट करें तो उसके अंदर आपको निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पूरा आपको नज़र आ जाएगा। उसमें जो निज़ाम इखराज है वो उसमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको किसी अगले चैप्टर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से और मेंढक के पूरे तमाम सिस्टम अलग से हम स्टडी करेंगे। आप अपनी किताब के अंदर जो है जो चीज़ मौजूद है फ्रॉग के बारे में बुनियादी मालूमात, वो आप स्टडी कीजिए। मैं कोई इस वीडियो के साथ कोई वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ जिसमें फ्रॉग के पूरे सिस्टम को डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। 6 लेक्चर्स पर मुश्तमिल हमारा ये चैप्टर था। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के लिए भी हम एक क्लास मखसूस करेंगे आपकी और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।